होते हैं, 5 से 10 राउंड होते हैं इंटरव्यूज के। किस कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि एआई जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट? मैं खुद मार्केटिंग एंड सेल्स में था। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस आएगा, ये तो एवर इवॉल्विंग है। लोगों को हायर ना करके एआई को हायर करके ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे? नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आपको सॉल्व करने के लिए एआई को डायरेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि कम लोग हायर होंगे और आउटपुट और प्रोडक्टिविटी तो काफी बढ़ गया है। फिर सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे 2026 में? और इम्पैक्ट ऐसे पड़ रहा है कि स्पेशली जो टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम नहीं मिलता है। अब हमारी थिंकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है, तो बिफोर इट गोस, मतलब आपकी एप्लीकेशन को हिट करने के पहले नॉर्मल लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे उनकी नौकरियां जा रही हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मनु त्रिपाठी, ये सिस्को के अंदर एआई प्रोडक्ट मैनेजर हैं। तो एआई को लेके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इनसे पूछने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर से देख। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हो आप, कहाँ से, किस सिटी से बिलोंग करते हो, व्हाट इज योर प्रोफेशन? सो ऑडियंस हमारी जानना चाहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट में। मैं बेसिकली तो दिल्ली से हूँ, बट मैं काम कर रहा हूँ अभी बैंगलोर में इन अ बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हूँ एंड एआई इज़ माय एक्सपर्टीज़। तो आई हैव स्टार्टेड माय करियर, मैंने अपना करियर शुरू किया था 2009 में, एंड उसके बाद मल्टीपल रोल्स किए। तो मैंने स्टार्ट किया एज अ डेवलपर, जावा डेवलपर। उसके बाद काफ़ी टाइम वर्क करने के बाद मुझे लगा कि आई नीड टू स्विच, तो मुझे स्विच करने की ज़रूरत महसूस हुई बिजनेस वर्ल्ड में, बिकॉज मैं कोडिंग तो करता ही था अच्छी, बट मुझे एक्चुअली बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था। तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बिजनेस साइड में डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट हुआ। सो पिछले प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो मैंने 2015 में ही शुरू कर दिया था, बट एआई में मैं आया हूँ 2022 में, जब वो जेन एआई का रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर मैं इसमें एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ आया। सो पिछले 4 साल से मैं एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ, और मैंने हर तरीके का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बना लिया है। सो आफ्टर दैट अभी मैं फ़िलहाल साइबर सिक्योरिटी में मूव कर गया हूँ, बट सिक्योर कर रहा हूँ मैं एआई एप्लीकेशंस। सो पहले तो मैंने एआई एप्लीकेशंस बनाना सीखा, उसको मैनेज करना सीखा। और अब मैं मूव कर चुका हूँ एआई साइबर सिक्योरिटी की साइड में, कि उन एप्लीकेशंस को सिक्योर कैसे करें। सो मेरा टोटल 12 साल का जर्नी है, जिसमें मैंने मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम किया है। सो ये मेरा एक कैरियर ओवरव्यू है अभी तक का। ओके सर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज के टाइम में मतलब किस कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि एआई जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है उस डिपार्टमेंट के अंदर? उसके बारे में कुछ बताओ, ऑडियंस थोड़ा जानना चाहती है। तो वैसे तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ एक कंपनी की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे दिखता है उसकी मार्केटिंग साइड में, क्योंकि मार्केटिंग में काफ़ी पहले बहुत टाइम लगता था। आप स्वॉट एनालिसिस करते थे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते थे, राइट? और आपको कई सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती थी मार्केटिंग पोजीशनिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स काफ़ी ईजी हो गया है। तो आप एआई टूल्स यूज़ करके एक तो कंटेंट जनरेट कर सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, उसके अलावा रिसर्च कर सकते हो, जो कि बहुत टाइम लेता था पहले। वो आप तो मार्केटिंग में काफी इम्पैक्ट एआई का पड़ रहा है ना? राइट। ये फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो, जो कि सबसे इजीली रिप्लेसेबल है। बाकी जो प्रोसेसेस है, हाँ, फ्रंट एंड में अगर आप जैसे मार्केटिंग के जो लोग हैं, उनको कुछ टेक हैवी काम तो करना नहीं होता है। तो जहाँ पे टेक हैवी काम नहीं है और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कंटेंट जनरेशन की यूज से विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने इस फील्ड में देखा है, क्योंकि मैंने खुद एज अ प्री सेल्स इंजीनियर काम किया है एक वक्त में, बिटवीन 2020 एंड 2021। उस टाइम पे मैं खुद मार्केटिंग एंड सेल्स में था। तो उस टाइम पे मेरे को जैसे आरएफपी रिस्पांस लिखना होता था, तो मुझे 2-3 दिन की रिसर्च लगती थी, और फिर उसके बाद कंटेंट लिखना उस आरएफपी को, जिसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बोलते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता था। बट आज की डेट में आप वो 5 मिनट में चैट जीपीटी से या क्लाउड से या कोई भी टूल से मार्केट रिसर्च करने के लिए स्पेशली परप्लेक्सिटी ज़्यादा यूज़ होता है,
तो उसको यूज करके आप बहुत ही सो कोडिंग कोडिंग पे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले कोडिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक एल्गोरिदम की तरह काम करती है। हम्म आपको वर्क फ्लो बनाना होता है एक जी सॉफ्टवेयर जी बनाने के लिए। सो जब एआई डेवलप किया गया तो बेसिकली उसने सबसे पहले हिट किया है कोडिंग सेक्शन पे। सो करेक्ट आपने भी फिर उसके बाद भी कोडिंग करी होगी, हाँ लेकिन फिर भी एआई आपको क्या लगता है कि पूरा उसने कोडिंग को अडेप्ट कर लिया है और पूरा कवर कर लिया है, या अभी भी उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है कि इंसान को चाहिए भाई उसको गाइड करता रहे, उसको वॉक थ्रू करता रहे? सो क्या लगता है कि ये अभी कब कितने टाइम तक लोग सिर्फ कोडिंग करेंगे, या लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे? देखिए सो क्या कहना है इसका? देखिए आप जो कह रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, मतलब कोडिंग तो ऑटोमेटेड काफ़ी हाँ, हद तक हाँ। हो गई है। मैं जहाँ पे हुँ। काम करता हूँ और मैं जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, तो हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। बट 80% कोडिंग तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। ह्यूमन इंटरवेंशन कहाँ पे चाहिए, वो है आपका कि हाउ डू यू फ्रेम अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हुँ, सही हुँ, हुँ। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। और अगर आपने जैसे बोला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है एक स्किल है, दैट्स अ ह्यूमन स्किल। अगर आपने अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखा तो आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। और चलिए मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट लिख भी दिया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, आपके अंदर वो एबिलिटी हुँ, होनी हुँ। चाहिए उसको वैलिडेट करने की कि क्या एआई सही डायरेक्शन में सोच रहा है कि नहीं। वो हुँ, हुँ, वैलिडेशन बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अ ह्यूमन स्किल। वो तो ह्यूमन स्किल है, वो तो एआई से नहीं कर। एआई आपको असिस्ट कर सकता है, आप उसको अगर सही डायरेक्शन दोगे तो सही आउटपुट आएगा। हुँ, अदरवाइज हुँ। एआई अपने आप से, उसकी अभी एक लिमिटेशन है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है फ्यूचर में वो भी टाइम आया जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस आएगा, तो हो सकता हुँ, है कि हुँ, उस हुँ। टाइम पे ऐसा हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। बट मुझे फिर भी लगता है ह्यूमन की इंटरवेंशन ज़रूरत की ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि ह्यूमंस ने कभी भी एजीआई को फुल्ली कंट्रोल करने नहीं देंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि राइट। फुल्ली कंट्रोल कर ले। सो अभी बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि एजेंटिक एआईज जो है, हम्म मतलब एजेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं। मान लो सीईओ है, तो सीईओ का एजेंट हो गया, फिर उसके सब मैनेजर्स हो जाते हैं, वो भी एज अ एजेंट काम करते हैं। देन उसके सब एजेंट्स आ जाते हैं, वो अलग काम करते हैं। सो इस तरह से मैं भी देख रहा हूँ कि चीजें होती है। तो ये ह्यूमन जो इंटरवेंशन वाली बात है, ये बहुत हद तक ह्यूमंस खुद चाहते हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट ना ये प्रॉम्प्टिंग से और ये सारी चीजों से हट जाए, और हम एज अ टॉप लीडर होकर एआई को गाइड करें। राइट? ये सारी चीजें हैं। राइट, वो तो है, बट ठीक। वही मुझे लगता है कि हम्म। एक हद तक अभी थोड़ा टाइम है। अभी टाइम है, बट स्टिल आई थिंक अगर मान लीजिए अभी आप जैसे एंथ्रोपिक का एग्जांपल लीजिए, वो एक हम्म। $1 ट्रिलियन कंपनी है, राइट। एंड राइट। बट उसमें आप लोग देखिए कितने हैं, सिर्फ 2,000 लोगों की कंपनी है, और उसका रेवेन्यू राइट। देखिए। सो हम्म। आई थिंक जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है एआई से, दैट इज मैसिव। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड द ब्राइटेस्ट माइंड, सबसे होशियार लोग चाहिए हमें इंडस्ट्री में। तो कम लोग उसके लगेंगे और ज़्यादा जी। वैल्यू और आउटपुट क्वालिटी का क्रिएट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। बट लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि यू हैव टू इवॉल्व द सिस्टम्स एज वेल, राइट। ये तो एवर इवॉल्विंग है, नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आपको सॉल्व करने के लिए एआई को डायरेक्ट करना पड़ेगा। सो ह्यूमन इंटरवेंशन आई वुड से इवन 10 साल बाद भी नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे, बट फिर भी लोग तो चाहिए ही होंगे। एक डारियो मोडी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 95 टू 96%, ऑलमोस्ट 98% तक आप समझ लो, उनके जो इंजीनियर्स है ना, वो अपने हार्ड कोड्स जो होते हैं ना, जो पाइथन या किसी भी लैंग्वेज के जो कोड वो लिखते हैं, वो ज्यादातर 95 वो एआई से ही जनरेट करवाते हैं। उसके बाद हाँ, उनका 4 टू 5% उनका वो इन्वॉल्वमेंट रहता है। राइट। देन मतलब एक तरह से देखा जाए तो बिग जायंट्स कंपनी सिस्को में भी आई थिंक, तो आप काफी सारे आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, सारे के सारे अपना कोड जो है वो एआई से जनरेट करवाते होंगे। अच्छा, मेरे को ये जानना था कि जैसे एआई से आपने कोड जनरेट करवाया है, सो उसके अंदर जो बग्स वगैरह निकलते हैं, हम्म तब से और अब में क्या फ़र्क है? मतलब अगर आप 1 साल पहले देखो तो जो एआई के अंदर बग्स निकला करते थे, हम्म और अब में जो जैसे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट क्लॉड का ही होता है ना? हम्म सो अब में और तब में 1 साल में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? मतलब आपकी जो पाइपलाइन है वो कितना मतलब श्रिंक हो गई है कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, एआई से आप करवा लेते हो? तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, सो तब नया नया चैट जीपीटी लॉन्च ही हुआ था और हुँ, ओपन हुँ। एआई का नया मॉडल आया था। आई थिंक इट वाज 3.2 समथिंग।
तो उस टाइम हमने तो पहला उस टाइम मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, अमेरिकन कंपनी में, जिसमें कि हमें पूरी कंपनी के लिए एक पॉलिसी असिस्टेंट बनाना था यूजिंग अच्छा। ओपन एआई। सो एक रैग चैटबॉट था सिंपल, बट हम्म। बिकॉज मॉडल इतना मेच्योर नहीं था। ये यहाँ पे आपने जो रैग वर्ड बोला है ना, एक बार ये ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन रैग को रैग लेकर। का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब जैसे जी। आपका कोई डेटा है एंड आप उसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, बिकॉज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो तो बहुत ह्यूज है, राइट? एंड हम्म। उसको आप फाइन ट्यून अगर करने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, और लार्ज कॉरपोरेशन ही कर पाते हैं। अगर स्मॉल कंपनी है तो उसको राइट। अगर अपने डेटा के लिए, स्पेसिफिक डेटा के लिए, अगर उसको एक चैटबॉट एक या फिर पॉलिसी असिस्टेंट बनाना है, तो उसमें हमें हम्म। एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ऐप बनाना पड़ता है, जिसको हम रैग ऐप बोलते हैं। उसमें आप क्या जी। करते हैं, एक अपना डॉक्यूमेंट स्टोर काइंड ऑफ बनाते हैं। उसको देते हैं। उसको आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस लाइक वेक्टर डीबी है, या फिर आप कोई हम्म। लोकली अगर बना रहे हैं अपने से पीओसी के लिए तो क्रोमा डीबी यूज़ कर ले। तो ऐसे करके बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो उसमें आप अपना डेटा डालते हैं और उसके बाद फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हैं उस नॉलेज को ऑगमेंट करने के लिए। मतलब आप उसको यूज़ करते हैं यूजिंग द पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सो दैट जो आपका चैटबॉट है वो क्वेरी कर पाए आपके ही डेटा पे। तो अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर आपके ही हम्म। डेटा से आएगा, ना कि ओपन वर्ल्ड नॉलेज से हम्म। आएगा। तो एक जो क्लोज। आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया जी है, हाँ, जो मतलब एक्सेल फॉर्म में होता है, पीडीएफ फॉर्म में कोई भी होता है, या फॉर्मेट में हो फिर सकता वीडियो है। फॉर्मेट में भी होता है वो, जी वीडियो हो और सकता है, हो बट सकता है यू ना। हैव टू कन्वर्ट दैट। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको टेक्स्ट में। अलग अलग मॉडल्स हैं उसको। अगर आप हम्म। चैटबॉट बना रहे हो और अगर आप वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, तो देर आर some translators available which convert your video to text and then text to video as well. So based on the use ओके। case आपको कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको मतलब क्या लगता है कि एचआर, सेल्स या मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, ऑपरेशंस, इन सारी चीज़ों के अंदर जो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ एआई अडॉप्शन है, उसके बेसिस पे आप क्या कहना चाहते हो? इनको किस ऑर्डर में आप लगाओगे? मतलब कि एआई किसको सबसे पहले अडॉप्ट कर रहा है? एचआर हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब में से किसको आप रैंक वाइज़ ऊपर-नीचे करना चाहोगे? आई थिंक अभी जैसे हम लोग सब लोग डिफरेंट एप्स यूज़ करते हैं लाइक स्विगी, जोमेटो, राइट? तो जैसे आपका राइट। कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप सबसे पहले कंप्लेन करते हो। तो कहाँ जाता है हुँ, वो हुँ। कंप्लेन? अब आप कोई ह्यूमन एजेंट से तो आज की डेट में बात कर नहीं रहे हो। जब भी आपको कोई सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट रिटर्न करना है अमेजोन पे, तो मुझे हुँ, लगता है हुँ। कि कस्टमर सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है एआई अडॉप्शन कर रहा है आज की डेट में, एंटरप्राइज हुँ, वाइड। हुँ। क्योंकि यहाँ पे ही हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट रहा है अभी तक। कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप जो है कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस केयर में, राइट? अब वो ऑटोमेट करके एजेंट्स आ गए उसकी जगह। तो सबसे पहले आप क्वेरी करोगे, एक चैट, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद अ चैटबॉट, और वो आपकी प्रॉब्लम राइट। समझेगा और रिजोल्यूशन देगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि कस्टमर सपोर्ट जो है इसमें डिसरप्शन लेके आया है एआई। काफ़ी सारी नौकरियां इस सेक्टर में गई हैं और आगे भी जाने वाली हैं, बिकॉज वॉइस एजेंट्स भी आ गए हैं और वो ओवर द हुँ, पीरियड हुँ, ऑफ हुँ। टाइम मैच्योर होंगे। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो एआई एडॉप्शन हुआ है इस सेक्टर में हुआ है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आईटी को हम ले सकते हैं। जैसे हम आईटी। बातें कर रहे हैं, आईटी विल बी द सेकंड, राइट? तो आईटी में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, जैसे कि हमने अभी हाँ, बात हाँ। करी शुरुआत में कि कोडिंग असिस्टेंट आ गए हैं, जैसे कर्सर, क्लॉड, हुँ। राइट? ऐसे ऐसे टूल्स की वजह से आपका 70-80% कोड तो बॉयलर प्लेट कोड तो वो लिख ही देता है। मतलब आपको स्क्रैच से फ्रेमवर्क सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस आप बस एक राइट। प्रॉम्प्ट डालो और वो आपको लिख के दे देगा। बाकी 20% ऑप्टिमाइजेशन आपको उसके ऊपर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पहले 10 दिन का काम था वो अब 1 दिन में होने लगा है। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि टीसीएस ने बोला है, हुँ, चेयरमैन ने, हुँ। कि 5 लाख एआई एजेंट्स डिप्लॉय करेंगे। तो उतनी हायरिंग भी नहीं हो रही इस सेक्टर में, बिकॉज नंबर ऑफ कोडर्स अब हमें कम चाहिए। तो ये नंबर 2 होगा मेरा। नंबर 3 को अगर बोले तो जैसे मैंने शुरुआत में बात करी मार्केटिंग की, तो कंटेंट जनरेशन या फिर जो है आप प्रमोशनल वीडियोस वगैरह जो बनाते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो आप इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई का जनरेटिव यूज़ एआई को करके। यूज़ करके। फिर राइट। अगर मैं बोलूँ तो सेल्स में जैसे कि आरएफपी रिस्पॉन्स, लीड जनरेशन, राइट, और प्रपोजल राइटिंग, ये सब आप इजीली जो है सेल्स में यूजिंग जनरेटिव एआई कर सकते हो। इसके लिए भी पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, अब वो भी नहीं पड़ रही है।
एक एक नया बंदा आपको उसको बस थोड़ा सा ट्रेन करना है और वो एक अच्छा आउटपुट दे सकता है सेल्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि मैनेजर्स और जो टीम लीडर्स का जो रोल है वो एआई के बाद किस तरह से चेंज हो रहा है? सो मैनेजर्स टीम लीडर्स का रोल काफ़ी चेंज हो गया है एआई के आने के बाद। वो ऐसे चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था कि काफ़ी सारा रिपीटेटिव वर्क जो कि ऑपरेशनल वर्क बोलते हैं हमारे, अगर हम सिर्फ एआई आईटी सेक्टर की बात करें तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जीरा टिकट मैनेज करने होते थे, टीम का परफॉर्मेंस मैनेज करना होता था, राइट। और बाकी अगर प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात करें तो उनको यूज़र स्टोरी लिखनी पड़ती थी, राइट। अभी वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं, जो भी ऑपरेशनल वर्क है, जो भी रिपीटेटिव वर्क है, वो सब ऑटोमेट हो गया है। विद द हेल्प ऑफ एआई आप क्विकली यूज़र स्टोरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ीचर बना रहे हो तो आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया और उससे आप उसको बता दो कि मुझे ये वाला फ़ीचर है, जीरा में ये स्टोरी बनानी है, ये पर यूज़र पर्सोना है और ये आउटपुट हमें चाहिए। तो वो एक यूज़र स्टोरी बना के दे देगा और ऐसी मल्टीपल यूज़र स्टोरी बन जाएगी विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इस काम को करने के लिए पहले मैनेजर्स को खुद से यूज़र स्टोरी लिखनी पड़ती थी, सोचना पड़ता था, उसमें लगता था बहुत ज़्यादा टाइम। तो ये सारा जो ऑपरेशनल वर्क है इस नेचर का, जहाँ पे कि टिकट मैनेजमेंट, जीरा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं अब इजीली विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट्स एआई कर सकता है। और बाकी जो मैनेजर्स का रोल अब और या लीडर्स का जो रोल रह गया है वो बहुत स्ट्रेटेजिक हो गया है नेचर में। अब उनको ये आइडेंटिफाई करना होता है द नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव, कि हमको डायरेक्शनली प्रोडक्ट को या सर्विस को कैसे आगे लेके जाना है। बाकी जो भी ऑपरेशनल वर्क है उसको मैनेज करने के लिए वो सारा एआई से हो सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी गेन्स आए हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट लेवल पे। उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ट्रिवियल टास्क में। ट्रिवियल टास्क बोले तो जो छोटे मोटे काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैनुअल एफर्ट लगता था वो सब ऑटोमेट हो चुका है। फ्यूचर में क्या लगता है कि जो कंपनीज हैं वो लोगों को हायर ना करके एआई को हायर करके ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगी? एक्चुअली ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि कम लोग हायर होंगे और आउटपुट और प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी बढ़ गया है। एक आदमी सब कुछ कर सकता है। एक इंजीनियर यूआई यूएक्स भी बना सकता है, कोडिंग भी कर सकता है और प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आउटपुट तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गया है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो डेफिनेटली फ्यूचर में लोग तो कम चाहिए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हो? स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं, उन्हें ऐसी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो जिसकी वजह से वो एआई उन्हें रिप्लेस ना कर पाए? मतलब उनको एआई एआई बेस्ड एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए या उनको अपने आप को एआई में इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो आगे चलकर रिप्लेस ना हो एआई से? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि अब स्टूडेंट्स में भी पहले मैं ये जानना चाहूँगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि एक नॉन टेक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, क्योंकि नॉन टेक में तो वो 12th से पहले के जो आगे चल के ग्रेजुएट होते हैं या फिर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग में या किसी और भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। सो उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर या आप भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ओके। किसको हम पहले सेलेक्ट करें। तो तो मेरे ख्याल से अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबसे बेस्ट होंगे। राइट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, मैंने जो खुद देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास रिज्यूम आते हैं रेफ़र करने के लिए मेरी कंपनी में। और मोस्टली जो रिज्यूम्स आते हैं वो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के आते हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उन लोगों को उन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, राइट। वो इतने हैंड्स ऑन नहीं होते हैं, उनका एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं होता है इनोवेशन का, रिसर्च का, जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट, एआई में स्पेशली। तो ऐसे लोग बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप खुद से अवेयर रहें, क्योंकि कॉलेज पे डिपेंड ना रहें। कॉलेज पे आप डिपेंड करेंगे क्योंकि कॉलेज तो 20 साल पुराना कोर्सवेयर पढ़ा रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको जो है यूट्यूब चैनल्स हैं और यूडीमी है और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आके जाके आप फ्री में या फिर कम पैसे दे के आप एआई सीख सकते हैं।
तो मैं कहूँगा कि आप छोटी से शुरुआत करें, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएं, उसको स्टडी करें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखें, आप एक यूज़ केस डिफाइन करें और हैंड्स ऑन काम करें, तभी आप सीख पाएंगे। क्या हो रहा है कि आज की डेट में लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं गूगल से, या फिर छोटे छोटे ऐसे कोर्स जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला। और अगर हम एआई में स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। एआई के पीछे की मैथ्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं कर पाओगे एआई में। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। आपको अगर एआई मॉडल ही बनाना है तो आप एजोर या जीसीपी के फ्रेमवर्क्स यूज़ करके इजीली बना सकते हैं, बट अगर आपको स्केल करना है तो आपको मैथ्स जानने की बहुत ज़रूरत है कि इसके एआई के पीछे की मैथ्स क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट करिए मैथमेटिक्स से एआई की, उसके बाद हैंड्स ऑन प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाइए, कोई बहुत ज़्यादा उसको एडवांस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में यूजुअली क्या होता है कि लोग बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपकी एबिलिटी राइट, है ना, वो आपको बाकी कंपटीशन से बहुत अलग करती है। करेक्ट। तो है ना? तो क्लैरिटी वहाँ पे मिसिंग लगती है मुझे आज की डेट में, जो स्पेशली जो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम नहीं मिलता है। तो आई थिंक वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके ओके। और सो वर्किंग, हाँ वर्किंग, आजकल, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। वर्किंग प्रोफेशनल्स का मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो कि टेक सेक्टर में हैं, मगर हर कोई एआई में काम नहीं कर रहा है, बिकॉज एआई का एडॉप्शन तो है बट इतना भी नहीं है कि हर जगह एआई लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ एआई में ज़्यादा हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो इंजीनियर्स अभी एआई में नहीं है बट दे आर वर्किंग इन द टेक सेक्टर, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि स्लोली एंड स्टेडली आइडेंटिफाई करें अपनी कंपनी में ही अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोजेक्ट्स, उनको शेडो करें, छोटे छोटे यूज़ केस लें अपने मैनेजर से या अपने टीम लीड से बात करके, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, उनको धीमे धीमे एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा एआई साइड ऑफ थिंग्स का, कि कैसे एक एआई एप्लीकेशन बनता है। और कंपनी लेवल पे क्या होता है, एडवांटेज ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे बिग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर यूज़ के लिए एआई यूज़फुल होने वाला है, दैट्स वाई कंपनियां इसमें एआई का यूज़ कर रही हैं। तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी या ओपनिंग मिलती है, आप उसको ग्रास्प करें। ओके ओके। तो इस टाइम पे लोग सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर भी एआई का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि एआई का जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स या फिर सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे 2026 में? मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इम्पैक्ट ऐसे पड़ रहा है कि अब हमारी थिंकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है। जैसे पहले हमें एक सिंपल सा ईमेल ही लिखना होता था तो हम सोचते थे क्या लिखना है, अभी बस हम एक लाइन का प्रॉम्प्ट देते हैं और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ईमेल जनरेट हो जाता है। या फिर हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना है तो करेक्ट ग्रामर, करेक्ट इंग्लिश के साथ, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट या पोस्ट जनरेट कर सकता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो हमारी सीखने की क्षमता है वो कम होती जा रही है, मतलब हमारे सोचने की और सीखने की क्षमता कम होती जा रही है। क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है वो किसी चीज को लेके, हाँ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, वो चीज बहुत कम होती जा रही वो है। कम होती जा रही है, राइट क्योंकि राइट। अब हमें उतना सोचना नहीं पड़ता, हम दिमाग पे जोर नहीं डालते, हम पूरा रिलाय करते हैं एआई पे, ये हमारे लिए काम कर देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा रिस्क क्या है एआई का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? एजीआई पे तो हम नहीं बात करेंगे, वो अभी अभी पता भी नहीं है वो किस टाइम पे आने हाँ वाली है। हाँ, बट एआई का सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस वक्त? देखिए बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट तो किसी कॉर्पोरेट, भी जेनरिक जेनरिक टर्म में बात करेंगे, हाँ, नॉट इन रिलेशनशिप और सोशल लाइफ, हम बात करेंगे कि जेनरिक जो चीजें हो रही हैं, हम्म, एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं बात करूंगा उसकी भी है, जैसे कि डेटा सेंटर्स की वजह से काफी सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अब देखा जाए तो डेटा सेंटर्स बहुत हार्म कर रहे हैं हमारे जो लोकल लोकल जो वाटर होता है, उस राइट। सिस्टम को भी काफी ज्यादा डेटा सेंटर की वजह से नुकसान होता है। सो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इस चीज को लेकर? तो एआई का जो है जो फ़ायदा है वो बिग कॉरपोरेट्स को है, क्योंकि वही उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो और नुकसान तो जनरल पब्लिक को ही है, जो कि जिनको नौकरियों की ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, उसका सिंपल सा रीज़न है एआई अडॉप्शन हर इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि एआई के फ़ायदे जो हैं वो बिग कॉरपोरेट्स या फिर कैपिटलिस्ट को ही जा रहे हैं।
नॉर्मल राइट। लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, उनकी नौकरियां जा रही हैं। तो आगे आने वाले समय उनको में तो तो सही है कि उनको तो अपने कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट एम्प्लॉइज कटिंग चले करनी है। जाएंगे। बट मैं बिल्कुल। कहीं एक और रिसर्च पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम में ये जो मैं क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है, हम्म। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एआई का कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। डेफिनेटली वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो एक टाइम पे ये भी सरपास कर जाएगा कि आपको ह्यूमंस सस्ते पड़ेंगे एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप अपने कंपनी में अडॉप्ट करवा रहे हो। क्योंकि एक जगह मैं देख रहा था, क्लॉड जो है ना, क्लॉड के एक कंपनी के अंदर उसका मैक्सिमम यूजेज जो है ना हिट कर दिया, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने करेक्ट। एग्जॉस्ट कर दिए थे। क्या लगता है आपको जो एआई के सबसे बड़े बेनिफिट्स और सबसे बड़े रिस्क क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, आने वाले टाइम में? उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जो जिस पे हम बात तो करें। एआई के जो बेनिफिट्स हैं वो तो ये हैं कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, बेटर प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, जो भी आप काम कर रहे हैं बेटर आउटपुट आएगा, राइट। बट उसके रिस्क क्या है, साथ ही साथ जो ह्यूमंस हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि मशीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है वर्सेस द ह्यूमंस। तो कॉरपोरेट्स को लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा एआई अडॉप्शन करेंगे तो कॉरपोरेट्स को तो फ़ायदा होने वाला है उससे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे कम लोगों को लगा के। बट इससे जो आम जनता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली ये इम्पैक्ट हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि नौकरियां कम हो रही हैं, आईटी सेक्टर में भी हो रही हैं, और बैंकिंग सेक्टर में भी बैक ऑफिस जॉब्स जा रही हैं, और एचआर्स की जॉब जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एचआर फंक्शंस ऑटोमेट हो गए। तो एआई का फ़ायदा मेरे हिसाब से कैपिटलिस्ट और कॉरपोरेट्स को ही होने वाला है लॉन्ग रन में। जो राइट, राइट। हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि एआई यूज़ करते हैं, बट हम फ़ायदा पहुंचाते हैं बिग कॉरपोरेट्स को उससे, तो हमें लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी वैल्यू तभी तक है जब तक हम एआई जानते हैं और उससे काम कर पा रहे हैं कंपनी के लिए। जिस दिन कंपनियों को लगेगा कि एआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन से, तो उस दिन बाकी लोगों की भी नौकरियां जाएंगी। आगे लोगों को भी गए, राइट। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर सिनेरियोज के अंदर अभी वो चीजें हमें फिक्शनल लग रही हैं, मतलब एआई वो चीजें अभी नहीं कर सकता, एज अ फिक्शनल लग रही है, लेकिन आने वाले 10 से 20 सालों में वो चीजें पॉसिबल हो जाएगी एआई के लिए? ऐसी कौन सी यूज केसेस आपके माइंड में आते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लिनिकल रिसर्च की अगर बात करें, जो काफ़ी सारी जो ड्रग रिसर्च होती है, क्लिनिकल रिसर्च होती है, जैसे कैंसर की रिसर्च है हम्म। या एचआईवी एड्स है, अभी भी हमारे पास फुल प्रूफ हम्म। सॉल्यूशन नहीं है इन सब बीमारियों का। तो मैंने जो देखा हम्म। है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हैवी एआई एडॉप्शन हो रहा है वहाँ पे, और एआई रिसर्च जो है क्लिनिकल और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे नोवार्टिस हो गई, मर्क हो गई, ये सब जो कंपनियां हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, ये लोग काफ़ी हैविली हम्म। यूज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगे आने वाले 10-15 साल में जो बहुत ही जानलेवा बीमारियां हैं जिनका आज तक इलाज नहीं मिला है, एआई की मदद से, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस की मदद से, एआई मॉडल्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन बीमारियों का इलाज क्या है, या फिर दे विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स विच डोंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ एज ऑफ नाउ। तो वो मतलब रियल टाइम में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी एआई के अंदर होगी आज से 10-15 साल बाद, मुझे ऐसा लगता है। और इस चीज को मुझे लगता है थोड़ा और शॉर्ट टर्म में इसलिए हो जाएगा कि क्लॉड का एक क्लॉड साइंस आया है, जैसे क्लॉड कोड था, क्लॉड कोवर्क था, अभी जल्दी उन्होंने रिलीज कर दिया है क्लॉड हम्म। साइंस। वो दरअसल सारा का सारा साइंटिस्ट की जो रिसर्च वगैरह होती है ना, उसके अंदर प्रॉपर उनकी हेल्प करने वाला है। सो मुझे लगता है ये जो 10-20 साल का जो गैप है ना, वो शायद और भी बिल्कुल कम होने बिल्कुल। वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो क्लॉड कर रहा है। ये क्लॉड छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो मॉडल्स पे ज्यादा फोकस करेक्ट। नहीं कर रहा है। उसने माइथोस तो लेकर आया, लेकिन वो अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम्म। बनाता जा रहा है। जैसे उसने कोवर्क बनाया है अपना, अभी स्लैक से भी इंटीग्रेट कर दिया उसने। स्लैक के अंदर आप जाओगे, एज अ टीम मेंबर क्लाउड से बात कर सकते हैं, वो भी एक है। और अभी रिसेंटली उसने क्लाउड साइंस रिलीज हम्म। कर दिया है, जो कि क्लाउड का ही एक एप्लीकेशन आप समझ लो कि वो साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनके रिसर्च में। ये जो प्रोटीन्स को लेकर जो बहुत हैवी ड्रिवन, डाटा ड्रिवन
जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी उनमें हेल्प करेगा, क्लॉड हेल्प करने वाला है। तो आई थिंक ये 10 to 20 जो है ना, ये और भी रिड्यूस बहुत होने कुछ वाला होने वाला, और आप है देखिए इस तो मामले में। जो आपने आपने जो पॉइंट उठाया हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्योंकि वो उसमें एंटर हो गया, और हो सकता है वो एचआर में और सेल्स मैनेजमेंट, इसके बाद अगले नंबर उन सारे डिपार्टमेंट्स की भी हो और भी सकती है है इसके अंदर। डिपार्टमेंट, जैसे न्यू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कवर कर सकता है। और अब कई सारे हम्म। डायमेंशंस हैं जो हमें पता नहीं है ह्यूमंस को, कि अभी तो हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, क्या हमें पता नहीं है। उसमें भी रिसर्च हो रही है कि देर आर मल्टी डायमेंशंस। तो स्पेस राइट। रिसर्च में भी काफ़ी एडवांसमेंट होने वाला है, जिससे स्पेस हम रिसर्च। काफ़ी दूर तक स्पेस में जा पाएंगे। तो वो सब एआई मॉडल्स की वजह से ही होने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा कुछ सालों में। और स्पेस एक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो कर्सर को अडॉप्ट कर रहा है, उसके पास ग्रॉक एआई है, और ग्रॉक एआई भी काफी अच्छा अच्छा मॉडल माना हाँ, जाता है। तो स्पेस एक्स इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। है। और स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई को वही ऐसा कंपनी है जो इंटीग्रेट कर पा रही है। और भी कंपनीज हो सकता है निकले फ्यूचर के अंदर। हम्म बहुत सारी ठीक है। कंपनीज हैं जो एआई एडॉप्शन बढ़ा रही हैं, और काफ़ी, अगर आपने देखा होगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग में और सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट्स में। अभी इंडिया में भी सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट शुरू होने वाला है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ अ फ्यूचर। अगर होता नहीं फ्यूचर तो फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। तो आगे आने वाले वक्त में, आज से 10 साल में, हमें बहुत ही कटिंग एज रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई, जो कि अभी हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताई, उसके अलावा ऐसे बहुत सारी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, हो सकता है हम उसको भी सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ एआई, बट अभी कुछ कहना मुश्किल है। ओके। सो एआई की ही आगे भी बात करते हैं कि थ्रेट्स के बारे में, जो इवॉल्विंग थ्रेट्स इन एआई एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपके मॉडल्स, एजेंट्स और एमसीपी सर्वर्स के बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि ये सारी जो टर्म्स हैं, मॉडल्स, एजेंट्स और एमसीपी सर्वर, जो एक 24 से 25 साल का जो अभी जल्दी जल्दी फ्रेशली डिग्री अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, कॉलेज के अंदर है, उसको आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में बताओ कि हाँ, ये क्या चीजें होती हैं, टर्म्स, मॉडल्स हो गए, एजेंट्स, ये देखिए, सारी चीजें। मॉडल्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जैसे हम्म। जनरेटिव एआई एक मॉडल है जो कि आपका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, राइट। तो उसमें ओपन एआई का मॉडल ओके। है, क्लाउड के मॉडल्स हैं। फिर आपके बहुत सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, जिसको जो जो कि इमेज रिकग्निशन के हो सकते हैं, कि आपने एक फ़ोटो क्लिक करी, गूगल पे अपलोड करी, और वो इमेज रिकग्नाइज करके बता देगा कि ये किस चीज़ की इमेज है। सो मॉडल्स, हर जो भी एआई है उसके पीछे मॉडल ही काम कर रहा है। बैकबोन हर ओके। एआई का एक मॉडल ही है, बट वो मॉडल का टाइप डिफर करता हम्म। है। अलग अलग तरीके के मॉडल हैं, टेक्स्ट जनरेशन, वॉइस जनरेशन, अलग अलग मॉडल्स हैं। तो अभी जैसे आपने बोला कि एआई एजेंट्स क्या है, तो एआई एजेंट एक एक टाइप का फ्रेमवर्क है, जिसमें कि आप मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं जो आपके डिफरेंट काम करते हैं। जैसे फॉर बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूँगा। जैसे आप, बहुत सारे लोग टेलीग्राम ऐप यूज़ करते होंगे, राइट। तो मान लीजिए राइट। आपको किसी को ऑटोमेटेड मैसेज भेजना है किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे पे, और आप एक ग्रुप मेंटेन करते हैं सोसाइटी में, टेलीग्राम ग्रुप, राइट। अब आप दिन भर तो आप हम्म। उसको उसी टाइम पे मैसेज नहीं कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा, तो आप एक टेलीग्राम ऐप का एक एजेंट बना दीजिए, और उसमें कोड कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एआई कि भाई एट दिस पॉइंट इन टाइम इतने बजे ये मैसेज इस ग्रुप पे चला जाना चाहिए, राइट। और क्या मैसेज जाना चाहिए वो भी आप उसको बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज के हिसाब से। तो ये हो गए आपके एजेंट्स। और फिर आता है एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी का मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है जो कि एंथ्रोपिक ने लास्ट ईयर डेवलप किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग जो है एजेंट्स जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, आप एक एक उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एमसीपी सर्वर का। किसी भी हम्म। प्रोडक्ट का एमसीपी सर्वर आप एक क्लाइंट में इंस्टॉल करें। जब मैं बोलता हूँ क्लाइंट, तो वो क्लाइंट होता है या तो कर्सर या फिर क्लाउड डेस्कटॉप। उसके अंदर आप उसको कॉन्फ़िगर ओके। कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसके एमसीपी के अंदर ही टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जो कि यू कैन कॉल इट एज सब एजेंट्स, राइट।
तो आपको एक ही एमसीपी के सर्वर के अंदर मल्टीपल एजेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एजेंट हो सकता है एचआर के लिए, एक हो सकता है फाइनेंस के लिए, एक हो सकता है एम्प्लॉय के लिए। तो आपको उस एजेंट उस एमसीपी सर्वर को अपने क्लाइंट में, जो कि या तो कर्सर होगा या कोई और आईडी भी हो सकता है, उसमें इंस्टॉल करिए। आप उसमें प्रॉम्प्ट डालेंगे और बेस्ड ऑन द इंटेंट आपकी क्वेरी के हिसाब से राइट टूल को वो कॉल करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये डिफरेंस है एजेंट्स में और एमसीपी सर्वर्स में बेसिकली। ओके ओके, तो कॉमन थ्रेड टेक्निक्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा तो बताएंगे? जैसे जैसे एआई एडॉप्शन बढ़ रहा है, काफ़ी सारे नए नए अटैक आते जा रहे हैं मार्केट में। तो काफ़ी, जैसे आपने अभी लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले की बात है, यूएस में ही फोर्ड कंपनी का एक चैटबॉट था। तो किसी ने उसको ऐसा प्रॉम्प्ट डाला कि फोर्ड ने उसको $1 में फोर्ड की गाड़ी बेच दी। तो उसको बोलते ओके। हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट इंजेक्ट किया, जेल ब्रेक अच्छा। किया, और उसका जो ओरिजिनली चैटबॉट का सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड करके, मैनिपुलेट करके आप उस चैटबॉट से अपने हिसाब से काम करवाएं, ना कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसे टाइप के अटैक्स होते हैं ओके जिससे कि ओके। साइबर फ्रॉड हो सकता है। एआई एप्लीकेशंस हर जगह यूज हो रही हैं। और यही यही अभी जल्दी भी हुआ है, जैसे कि ग्लास विंग प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया था। माइथोस के लॉन्च होने के बाद ही, माइथोस तो ये लॉन्च कर नहीं पाए, Correct. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्लास विंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जो कि इन्होंने दिया कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज को। गूगल हो गया, एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सबको इन्होंने दे दिया। तो अमेजोन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है क्लाउड के अंदर। तो उसने क्या किया, उसकी रिसर्च टीम ने इसके बाद इन्होंने लॉन्च किया फैबल 5। फैबल 5 समझ लो एक छोटा भाई था इसका, क्लाउड माइथोस का। तो फैबल 5 के अंदर इनको, अमेजोन को, जो कि एक इन्वेस्टर है क्लाउड के अंदर, उन्होंने एक रिसर्च के दौरान ये पता किया कि इसके अंदर एक जेल ब्रेक मौजूद है, जिससे हम फैबल 5 से माइथोस तक जा सकते हैं, जो कि बहुत, मतलब दुनिया ना उसके लिए तो रेडी Right. है ही नहीं, जिस तरह की बातें मतलब सामने आ रही है रिसर्च पेपर के अंदर। सो इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने रिवर्ट बैक ले लिया फैबल 5 को। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन हाँ, पहले फिर फिर से से आया फैबल है। 5 को वो कर दिया गया है। तो फैबल 5 को इन्होंने अपने पास लिया है, और उसके बाद कुछ मेरे ख्याल से जेल ब्रेक की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको इन्होंने सॉल्व किया, फिर उन्होंने दोबारा से इसको लाइव कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि एंथ्रोपिक ने क्या किया होगा, फैबल 5 को वापस लिया होगा, उसके अंदर वो कौन से चेंजेस करे होंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब दोबारा से लाइव कर दिया फैबल 5 को, कि अब जो लोग है ना वो उसे यूज नहीं कर सकते आई हैं? मीन, मतलब ऐसा उसमें क्या? आई थिंक उन्होंने हाँ उसको हाँ डाउनग्रेड, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस था मॉडल, उसको डाउनग्रेड हाँ, किया है, डाइल्यूट किया है, और जो पहला फैबल हाँ, 5 आया था वो अब अब डाउनग्रेड डाउनग्रेड हो गया किया होगा है, वो। क्योंकि वो उसमें जो ऐसी हम्म। ऐसी टेक्निक्स है कि अगर आपने उसको ओपन वर्ल्ड में ला दिया तो आपके बैंक्स हाँ हैक हो जाएंगे और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही हम्म। एक सेफ वर्जन में बोलूँगा, हालांकि मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि लेटेस्ट ही है, बट जितना मुझे पता है कि हम्म। इट्स अ सेफ वर्जन ऑफ विच कैन बी, जो बाहर नॉर्मल पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है, स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो वैसा वर्जन है अभी। और एक इंफॉर्मेशन ऐसी भी रिसर्च में देख रहा था मैं कि जब आया ना वो, तो इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और फाइनेंस मिनिस्टर जो कि बैंकिंग वगैरह देखते हैं, वो परेशान हो गए थे। आईटी वाले को तो होना ही होना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको ऑर्डर दे दिए कि भाई अपने जो आधार सिस्टम जो आपके हैं उनको अपग्रेड करो, बैंकिंग सिस्टम को तो अपग्रेड करना ही करना है, कि अगर माइथोस ने एक थ्रेट डिटेक्ट कर लिया तो बैंकिंग सिस्टम तो आराम से वो सरपास कर जाएगा, क्योंकि उसने एक 27 साल पुराना एक एजेंट था, उसको उसने उसके अंदर से वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट कर लिया उसने हाँ, फटाक से। तो मतलब इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो मतलब क्या ही होंगे, फटाफट अडेप्ट कर ही लिया, अगर अगर इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं इंडियन सिस्टम करेक्ट। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो एक इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे जो डैम्स वगैरह के जो पीछे प्रोग्राम्स रन होते होंगे, वो सारे के सारे बहुत ही डेकेड्स, मतलब बहुत ही बहुत पुराने सारे पुराने हैं, सिस्टम कोबोल में लगाए गए हैं लिखे इसके हैं अंदर, और है ना? C++ में लिखे हैं, C# में लिखे हुए हैं। तो काफ़ी मतलब सो आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, आप साइबर सिक्योरिटी उसको बहुत देखते हो, तो किस तरह से आप देखते हो कि हम अपने एप्लीकेशन को किस तरह से सिक्योर कर सके इन सारे थ्रेट से? माइथोस का तो हम नहीं कह हम्म, सकते, क्योंकि वो आएगा, टेस्टिंग होगी उस पे तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे साइबर अटैक्स वगैरह हुआ करते हैं हम्म। एआई रिलेटेड, तो उनको किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी सो सबसे एप्लीकेशन? पहले तो कुछ ओपन सोर्स बॉडीज हैं जैसे कि ओवास्प,
OWASP, MITRE, MITRE और NIST, NIST। अच्छा, ये ओपन सोर्स बॉडीज, ये ओपन सोर्स बॉडीज हैं। मॉडल्स हैं आप सारे। वेबसाइट पे इनके जाइए, गूगल कर सकते हैं। उस पे आपको टॉप 10 साइबर थ्रेट्स मिल जाएंगे हर एप्लीकेशन टाइप के। चाहे मॉडल्स के अलग अच्छा, थ्रेट्स हैं, एजेंट्स के अलग थ्रेट्स हैं, MCPs के अलग थ्रेट्स हैं, मतलब कुछ ओवरलैपिंग भी है, बट आपको टॉप 10 अटैक उसमें से मिल जाएंगे। और उनकी एक टीम है, जो थ्रेट रिसर्चर्स की टीम है, वो रिसर्च करती रहती है, क्योंकि ये कैट एंड माउस गेम है। ये हमेशा हर दिन एक नया अटैक आता है, तो वो लोग और हाँ, वो तो क्या आएगा, होता है कि सही। काफ़ी फंडिंग जाती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च करने के लिए, कि जैसे जैसे AI मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स भी आ रही हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक डेवलपर हो, तो आप पहले तो इन वेबसाइट्स पे जाके, इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप ये समझ सकते हो कि किस किस टाइप के अटैक्स जो हैं टॉप 10 कैटेगरीज में है। तो सबसे पहले तो आपको टॉप 10 को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के तरीके आपको आराम से क्लाउड कोड से या फिर गूगल से या यूट्यूब से भी मिल जाएंगी, जो बेसिक लेवल पे है। तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक सप्लाई चेन अटैक होता है और एक होता है रन टाइम अटैक। सप्लाई चेन जो रिस्क होता है वो ये है कि आपने कोड लिखा, ठीक है, और उस जैसे किसी आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी का कोड यूज़ कर रहे हो, आपने गिटहब पे उसने वो अपना कोड डाल दिया है। अब गिटहब पे जब डाल दिया है तो आप ओपन सोर्स स्कैनर्स हैं जो कि कोड स्कैन करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा, एक रिपोर्ट आएगी और उसके थ्रू आपको बेसिक हाइजीन चेक हो जाएगा कि ये थ्रेट्स हैं। तो आप या तो उसको यूज़ ना करें उस कोड को, क्योंकि उसमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, जेल ब्रेकिंग या टूल शेडोइंग कुछ भी अटैक हो सकता है। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा है रन टाइम अटैक्स, मतलब आप यूज़ कर रहे हो कोई AI एप्लीकेशन और वाइल यू आर यूजिंग इट उसमें कुछ अटैक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रन टाइम अटैक। तो उसको ब्लॉक करने के लिए देन आपको एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि वो ओके। रन टाइम में आपका जो साइबर अटैक है उसको ब्रेक करते हैं या फिर उसको स्टॉप करते हैं। वो एक गेटवे लेयर पे काम करता है, कि जैसे आपने एक मैलिशियस प्रॉम्प्ट लिखा, तो बिफोर इट गोस, मतलब आपकी एप्लीकेशन को हिट करने के पहले उस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन को हिट करेगा और वहाँ से आपको आपका प्रॉम्प्ट या फिर रिस्पॉन्स ब्लॉक कर देगा। तो वो रन टाइम अटैक की कैटेगरी में आता है। तो इसको समझने के लिए जो मैंने आपको अभी नाम बताया इंस्टीट्यूशंस के, उस पर चले जाएं, और काफ़ी सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है इसको समझने के लिए। ठीक है, पॉडकास्ट हमारा काफ़ी लंबा हो गया है ना? तो इसको एंड करते हैं और मैं चाहता हूँ एक आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आप सिस्को में एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हो, सो अगर कोई हमारा व्यूअर आप तक मतलब पहुँचना चाहता है, मतलब एज़ अ पोस्ट आपके डेज़िग्नेशन पे पहुँचना चाहता है, तो उसे बिग कंपनीज़ के लिए अपने इंटरव्यू को हम्म प्रिपेयर करना है। तो क्या-क्या चीज़ों को वो ध्यान में रखे और आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहते हो कि इन सारी चीज़ों को वो लेके चले इंटरव्यू के दौरान एज़ अ बिग कंपनी लाइक सिस्को एंड अदर कंपनीज़। इसके बारे में थोड़ा-सा आप उस पर्टिकुलर व्यूअर को क्या बताना तो चाहोगे? अगर आपको बिग कंपनीज में इंटरव्यू क्लियर करना है, तो सबसे पहले कि बड़ी कंपनियों, बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, सर्विस कंपनियों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं, 5 से 10 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के, और हर राउंड बहुत ही हुँ, इंटेंस और ग्रिलिंग होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने एरिया का एक्सपर्ट होना चाहिए, आपके बेसिक्स और फाउंडेशंस एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आप एक AI इंजीनियर हैं तो आपको ये मॉडल्स क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, एक चीज़ सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ और करना है जो आपने ये राउंड्स बोले हैं ना, इन पर्टिकुलर राउंड्स के कुछ आप मेरे को ना टेक्स्ट में दे देना, तो मैं वो स्क्रीन पे अच्छा, लगा दूँगा। मतलब तो लेंथी मैं डॉक्यूमेंट हुआ प्रोडक्ट था, मैनेजर हाँ? के हिसाब से आपको आप बता सकता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं उसी में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल ठीक। से। तो जी, जी। अगर हम इसकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आपको आपको हैंड्स ऑन कोडर नहीं होना है इसमें, आपको टेक पता होना चाहिए कि उसका यूज़ केस क्या है, कि ओपस 4.6 का क्या फ़ायदा है। अगर हम एक चैटबॉट बना रहे हैं तो वहाँ पे ओपन AI का मॉडल यूज़ करना है कि ओलावा यूज़ करना है कि कोई और मॉडल यूज़ करना है। हर मॉडल की एक अलग स्ट्रेंथ या वीकनेस है। तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको वो सब हुँ, पता होना चाहिए, और आपने खुद से काफ़ी सारी प्रोटोटाइपिंग करके रखनी चाहिए घर पे। तो अगर आपने प्रोटोटाइपिंग नहीं करी है, क्योंकि आजकल काफ़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में वाइब कोडिंग राउंड होते हैं। तो अगर आपने एक वाइब कोडिंग नहीं करी है तो आपका ये इंटरव्यू क्लियर आज हुँ, की हुँ, डेट में नहीं होने वाला है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो एंड आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा और उसका आपको फटाक से 1 या 2 दिन के अंदर प्रोटोटाइप बना के इंजीनियरिंग टीम को या फिर लीडरशिप को समझाना है कि ये अगर हम बनाएंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं।
तो वाइब कोडिंग इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि टाइम बहुत मैटर टाइम बहुत करता है मैटर यहाँ करता पे, है, फटाफट आपको क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि हाँ वाइब कोडिंग से ये सारी चीजें फटाफट फटाफट हो सकती है। हाँ तो इससे फायदा ये होता है कि आप अपना आइडिया वैलिडेट कर Right, सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके तो आप बिफोर आप इन्वेस्ट करोगे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन बिल्डिंग अ फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट, आप उसको पहले प्रोटोटाइप बना के कस्टमर के सामने ले जाओ और टेस्ट कर लो कि भाई ये आइडिया आपका चलेगा नहीं, तो उसके लिए वाइब कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिकुलेशन स्किल, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को या आपने जो काम किया है उसको कैसे अच्छे से इंटरव्यूअर को समझा पाते हो। कई सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। कई लोगों को पता सब कुछ होता है, मगर जब इंटरव्यू आता है तो वो नर्वस हो जाते हैं, और ये काफ़ी ग्रिलिंग राउंड्स होते हैं। और इन इंटरव्यूज में होता है क्या है, वो यही चेक करते हैं कि ये क्या ये इतना प्रेशर झेल पाएगा। राइट क्योंकि बिग कंपनीज में आपको सेल्स, मार्केटिंग और डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है। सिर्फ आप एक अपने लैपटॉप पे ही सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आपको ट्रैवल भी करना पड़ता राइट है। तो वहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो कॉन्फिडेंटली, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। सो आई थिंक यही 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं तो इंटरव्यूज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट मैं बोलूँगा कोई भी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू देने के पहले आप मॉक इंटरव्यूज जरूर दो। अच्छा कम से कम 10 मॉक इंटरव्यू तो देने चाहिए, ताकि आपका वो डर निकल जाए। राइट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसके लिए, जैसे stellarpeers.com, ADP लिस्ट, ओके ठीक है, और काफ़ी सारी हैं, आप सर्च कर सकते हो। आप जाके अपने ही अपने से, और हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ इंटरव्यू करना चाहिए, राइट जो कि बेटर हैं आपसे, ठीक है। और मैं हमेशा वही सजेस्ट करूँगा, ताकि आपको अपनी कमियां पता चले। तो मैं बोलूँगा कि आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे तब जाके आपका लेवल ठीक होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। इतने शॉर्ट टाइम में आप आए, अपना टाइम निकाला वैल्यूएबल। ठीक है जी, थैंक यू फॉर दिस, और मिलते रहते हैं, हम बात करते रहेंगे, है ना। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक बाय। यू, बाय। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से मिली हो। तो इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए, तो उनको शेयर जरूर से करना। और इस टाइप की एआई रिलेटेड वीडियोस और पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा एआई टॉपिक है जो चाहते हो कि इस चीज के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं या पॉडकास्ट लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।